जयते ही प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे, उनका ऐसा मानना था कि अगर भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांधना है तो इकलौती भाषा से प्रसिद्ध संस्कृत है, यानी संस्कृति है जो कि हमारे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकती है। तो हमने संस्कृत में बेसिक ग्रामर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम वर्ण विचार के पहले पार्ट को, यानी हम देखे थे कि जो वर्ण है हमारा दो वर्ण के दो भाग होते हैं, अच होता है और हल होता है। तो अच यानी स्वर हो गया और हल यानी व्यंजन हो गया। तो हम अच के बारे में पहले जान चुके हैं कि ऐसा वर्ण हम उच्चारण स्वतंत्र भवते ते अच कथ्यते, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम अच कहते हैं। और अच की जो संख्या होती है वह त्रयोदश होता है, यानी 13 होता है। और निर्माण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम आज इस वीडियो में हल के बारे में जानेंगे, यानी व्यंजन के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक आज का है हल, यानी व्यंजन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हल क्या होता है। तो ईसा वर्णाम उच्चारण स्वरे साहित्येन भवते तेज कथ्यते, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर के बिना उसका जो उच्चारण है वो अधूरा है। जैसे हम एक वर्ण लिख के देखते हैं, जैसे हमारा है क, क ये हमारा होता है व्यंजन। और हम जब पहला वीडियो देखे थे तो उसमें देखे थे कि जो हमारा व्यंजन होता है, अगर उसमें अ है तो ऐसे लिखेंगे और अ नहीं है तो उसे हलंत के साथ दर्शाएंगे, यानी ऐसे करेंगे। तो क, जब हम क को बोलते हैं तो हमारी आवाज में लास्ट में अ आता है, क लास्ट में अ आया, यानी व्यंजन जितने भी व्यंजन होते हैं उसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की सहायता से उसे हम नहीं बोल सकते, यानी ऐसा वर्णाम उच्चारेण स्वरेण सहायतेन भवते तेज कथ्यते, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं, यानी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद व्यंजन की संख्या भी हम देख लेते हैं। तो व्यंजन की कुल संख्या त्रिशति होता है, 33 होता है। और इसके बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं, तो हम एक एक करके इसके पार्ट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें होता है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 होती है। जैसे कि कौन कौन सा आता है पहले से देख लेते, पहले किससे कहते हैं हम वो देख लेते हैं। कादियोमा वशाना स्पर्शा, यानी कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो होते हैं इसमें जो भी स्वर जो भी वर्ण आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, यानी कादियोमा वशाना स्पर्शा। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्श में जो भी व्यंजन है हमारे मुख में बहुत सारे ध्वनि यंत्र है, जैसे कंठ है, तालु है, मूता है, दंत और ओष्ठ है। तो इसमें जब वर्ण आते हैं तो किसी न किसी को टच करके या छू के ही, स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहले इसमें तो कवर होता है, कवर, जिसमें क्या क्या होता है, क होता है, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद चवर्ग होता है, स्वर्ग होता है श, छ, ज, छ, इया। इसके बाद तवर्ग होता है त, थ, ध, ढ, ढ़। उसके बाद तवर्ग होता है
थ द ढ न। उसके बाद पर होता है प फ ब भ म। तो ये हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, कवर, चवर, तवर, तवर और पवर, ये पांचों वर्ग में जो भी हमारा व्यंजन आया, जो भी वर्ण आया, वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। एक वर्ग जो होता है इसमें 5 वर्ण होते हैं। जैसे कौर है तो कौर में 5 हुआ, चौर में 5, ऐसे करके पूरे में 5 हो गए। तो ये हमारा पूरा कहलाता है स्पर्श व्यंजन, यानी काव्योमा वशाना स्पर्शा। ते हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या हो गए, 5 वर्ग हो गया, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पर, जिसमें सारे में क्या है 5 वर्ग हो गए। इसके बाद जो व्यंजन का दूसरा पार्ट आता है वो होता है अंतःस्थ। अंतःस्थ जिसमें कुल चार छत्वार होता है। उसमें कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व। ये जो होता है हमारा अंतःस्थ होता है, क्योंकि ये जो होता है हमारे ना ही स्वर के मतलब ये जो होता है ना स्वर में होता है और ना व्यंजन में, इन दोनों के बीच में होता है। तो इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें य और व, इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर। बाकी हमारा र बच जाता है, जिसे हम लूठित कहते हैं। लूठित कहते हैं क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो बेलन की तरह, बेला के समान गोल घूमने थे। र तो हमारी जो जीभ है क्या है, बेलन के समान गोल घूम गई, इसीलिए हम र को क्या कहते हैं, लूठित कहते हैं। र को लूठित कहते हैं। बाकी बच जाता है हमारा ल। तो हम ल को पास वर्ण करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम ल को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो ऊपर चली जाती है और जो हवा होता है वो पास भाग से किनारा से आता है। ल ल ल जब बोले तो हमारी जीभ ऊपर गई और हवा जो हुआ पास से यानी साइड से आया, तो हमारा क्या हो गया, पास हो गया। तो अंतस्थ में क्या होता है, 4 हो गया, य, र, ल और व। इसमें जो है य और व हो गया अर्ध स्वर, र हो गया लूठित। लूठित क्यों हुआ, क्योंकि इसको जब हम बोले तो हमारी जो जीभ थी वो बेलन के समान गोल घूम गई, और ल जो है हमारा पास हुआ, क्योंकि हम इसे जब बोले तो हमारी जीभ ऊपर चली गई और जो साइड से हवा आया और साइड से पास से जो क्या हुआ, इसका उच्चारण हुआ ल। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और पार्ट होता है, वो होता है उष्म। उष्म व्यंजन जिसकी भी संख्या शतवार होती है, यानी 4 ही होती है। वो भी देख लेते हैं क्योंकि कौन कौन सा होता है। ये होता है स, इसकी संख्या 4 होती है, स, स और ह। इसको हम उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, स और ह को, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से भाप निकलता है, गर्म वायु निकलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं उष्म वर्ण कहते हैं। स ह। इसको जब हम बोले तो क्या हुआ, पास से मतलब हमारे मुख से गर्म वायु निकला, भाप निकला, इसलिए हम इसे कह दिए उष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त व्यंजन में और भी 4 वर्ण को जोड़ा जाता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 ही होती है। संयुक्त व्यंजन जो होता है इसकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन सा होता है, छ, त्र, ज्ञ और
श। तो ये जो हमारा 4 हो गया, ये जो हमारा 4 हो गया, ये जो 4 हो गया वो हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण एक से नहीं होता है, मतलब दो मिलके ही होता है। तो इसको अगर कहना है तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि तब तो जो हमारा व्यंजन है तो दो से मिलकर बनता ही है। क है तो आधा है, जब उसमें अ मिला तो पूरा बन। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे छ है तो क और स, क और स, क और स मिलकर बना छ। त्र है तो त धन र मिलके बना त्र। य है तो ज धन य मिलके बना य। स्र है तो स और र मिलके बना स्र। तो ये हमारा होता है संयुक्त वर्ण, जिसको क्या कहते हैं? संधि व्यंजन भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा हल के बारे में, व्यंजन के बारे में और व्यंजन के पार्ट्स। तो आगे हम देखेंगे उच्चारण स्थान। जैसे कि हिंदी में जब हम उच्चारण स्थान देखते हैं तो जैसे कहते हैं कि क वर्ग है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, श वर्ग है तो तालु होगा। मतलब ऐसे सबका अलग अलग होता है। लेकिन संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 13 सूत्र होता है, 13 सूत्र होता है। और सूत्र को अगर हम याद कर लिए तो जो भी वर्ण आते हैं जिसका भी, वो सारे 13 सूत्र में ही समा जाता है। तो इस सूत्र को याद करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। जय हिंद।